बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर किन टॉपिक्स पर मुश्तमिल है, आइए देखते हैं और इसके लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे हाइपोथेसिस और डिडक्शन के हवाले से। हाइपोथेसिस क्या है? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। एक ऐसी काबिल आजमाइश वजाहत जो कि ऑब्जर्वेशन से ताल्लुक रखती है, एक सेंटेंस की सूरत में है, हाइपोथेसिस कहलाती है। इसे हम मफरूजा भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक अच्छे हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इसकी स्टेटमेंट सिंपल होनी चाहिए, जनरल होनी चाहिए, टेंटेटिव होनी चाहिए, पोटेंशियली फाल्सिफाइबल होना चाहिए और ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक होना चाहिए। हाइपोथेसिस की एग्जांपल क्या है? प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ये हाइपोथेसिस की मिसाल है। डिडक्शन की बात की जाए, एक हाइपोथेसिस तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उससे डिडक्शन ड्रॉ नहीं कर ली जाती। डिडक्शन क्या है? डिडक्शंस आर लॉजिकल कंसीक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। ये दरअसल वो लॉजिक है जो प्रोवाइड की जाती है हाइपोथेसिस को, और इसमें इफ एंड देन की लॉजिक इस्तेमाल होती है। इसकी एग्जांपल की बात की जाए, हमने डिस्कस किया इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल मलेरियल पेशेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टेप को, एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन कहा जाता है तजुर्बात को। It is the most important step. It is the basic step in biological method for solving biological problem. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं साइंस की डेफिनेशन को। साइंस की डेफिनेशन में भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का तस्करा किया गया। ये इतना अहम है कि इसकी बुनियाद पर साइंस की बुनियादें मौजूद हैं। हम आज जिस इल्म का मुतालिया करते हैं वो दरअसल तजर्बात और मुशाहिदात से हासिल करदा इल्म है। इसी अहमियत के पेश नज़र इस मरहले को अच्छे तरीके के साथ, तवज्जो के साथ समझ लीजिए। एक्सपेरिमेंटेशन में जो हाइपोथेसिस हमने बनाया है, जो डिडक्शन हमने ड्रॉ की है, उसे तजर्बात से गुजारते हैं, एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं, और अगर एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से जो डाटा इकट्ठा होता है उसके कंक्लूजन से एक हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वो थ्योरी बन जाती है। और अगर एक हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया जाए, गलत साबित हो, तो वो मुस्तरद हो जाता है, उसको सही कंसीडर नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि लाजिम नहीं हाइपोथेसिस हमेशा ठीक हो, ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है, और इसकी आजमाइश ही के लिए तजुर्बात किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तजुर्बात कैसे किए जाते हैं? जब बायोलॉजिकल मेथड की बात की जाए, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात की जाए, तो तजुर्बात कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स से क्या मुराद है, आइए डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए जहन नशी कर लीजिए, दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान। एक को कंट्रोल ग्रुप का नाम दिया जाता है और एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम दिया जाता है। कंट्रोल ग्रुप की बात की जाए, कंट्रोल ग्रुप में ऐसे जानदार शामिल होते हैं जिन्हें नॉर्मल या नेचुरल वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं। इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और पूछी जा सकती है, बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जा चुका है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म with normal or natural working conditions.
जानदारों का ऐसा ग्रुप जिसे नॉर्मल या नेचुरल वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की है। जो दूसरा ग्रुप बनाया जाता है एक्सपेरिमेंट के दौरान जानदारों का, उसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स with changed / artificial or abnormal working conditions for which we want to check the effect। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद चेंज्ड आर्टिफिशियल और एबनॉर्मल वर्किंग कंडीशंस फॉर विच वी वांट टू चेक द इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। यानी जानदारों का ऐसा ग्रुप जिसको तब्दील शुदा या एबनॉर्मल या मसनूई वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाएं एक्सपेरिमेंट के दौरान, ताकि इसके रिजल्ट को जांचा जा सके, परखा जा सके, ये ग्रुप कहलाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम बायोलॉजिकल मेथड में एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, हम इन दो ग्रुप्स की सूरत में ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर लेते हैं। कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की सूरत में जानदारों को तकसीम कर लेते हैं और दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं, ताकि कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सके। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो फर्ज किया एक हाइपोथेसिस है और उसको हमने चेक करना है। कार्बन डाइऑक्साइड बुनियादी जरूरत है पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए। अब जब हम एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, हम दो ग्रुप बनाएंगे, एक को कंट्रोल ग्रुप का नाम दिया जाएगा, एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम दिया जाएगा। कंट्रोल ग्रुप में जो जानदार हैं, जो पौधे हैं, उनको खुली फिजा में रखा जाएगा, उनके लिए फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो जानदार रखे गए हैं, जो पौधे रखे गए हैं, उनको ऐसी जगह पे रखा जाएगा जहां फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं होगी। नतीजा क्या होगा? कुछ दिन के बाद जब आप ऑब्जर्व करेंगे, कंट्रोल ग्रुप वाले पौधे ग्रो करेंगे, वो सरसब्ज रहेंगे, उनकी नशोनुमा होगी, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले पौधे हैं वो मुरझा जाएंगे। जिससे ये साबित हुआ कार्बन डाइऑक्साइड बुनियादी जरूरत है पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए। कंट्रोल ग्रुप के पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रही, वो अपनी खुराक तैयार करते रहे और नॉर्मली ग्रो करते रहे। जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पौधों को जब कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई रोक दी गई तो उनकी नशोनुमा मुतासिर हुई और वो मुरझा गए। इस तरह से दोनों ग्रुप्स के रिजल्ट्स को कंट्रास्ट किया गया और नतीजा ये निकला कि हाइपोथेसिस सही था, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए पौधों में बुनियादी जरूरत है। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं, मजीद क्या स्टेप्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगला मरहला है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो तब तक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंसीडर नहीं किया जा सकता जब तक उसमें बायोलॉजिकल मेथड वाला तरीका इस्तेमाल ना किया जाए। उसमें कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाए जाते हैं, डेटा इकट्ठा किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइज करने के लिए ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, उससे टेबल्स और चार्ट्स बनाए जाते हैं, उसकी एवरेज निकाली जाती है, स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई किया जाता है और अप्लाई करने के नतीजे में रिजल्ट को निकाला जाता है, डिराइव किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो समराइजेशन ऑफ रिजल्ट में हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं,
और ऑर्गेनाइज करने के बाद स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं। नतीजे के तौर पर जिस मौजू पर तहकीक हो रही है और जो एक्सपेरिमेंटेशन की गई है उससे मुतल्लिका डेटा से रिजल्ट या कंक्लूजन डिराइव्ड हो जाता है, नतीजा अखज़ कर लिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जब एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकल आता है नतीजे के तौर पे, या तो वो हाइपोथेसिस को दुरुस्त साबित करता है या वो हाइपोथेसिस को गलत साबित करता है। अगर एक हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित हो जाए वो थ्योरी बन जाती है, और अगर एक हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया जाए वो मुस्तरद हो जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है, मजीद नए हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। एक अच्छी थ्योरी की ये खासियत है कि वो नए हाइपोथेसिस के लिए प्रेडिक्शन करती है, पेशन गोई करती है। डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी रिजल्ट्स निकलते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के नतीजे में निकलते हैं, स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करके निकलते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करके निकलते हैं, और आखिरी मरहले में इन रिजल्ट्स को दुनिया तक पहुंचाया जाता है, और इस मरहले को रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स का नाम दिया जाता है। इसके मुख्तलिफ तरीकाकार हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे साइंस जनरल्स, मिसाल के तौर पे प्रिंट मीडिया, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मिसाल के तौर पे वर्कशॉप्स, ये मुख्तलिफ टूल्स हैं कि जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं बायोलॉजिकल मेथड से हासिल होने वाले नताइज को साइंटिफिक कम्युनिटी तक पहुंचाने के लिए। एक साइंटिस्ट एक काम ये भी कर सकता है कि अपनी रिसर्च को साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश करे, वो ये भी कर सकता है किसी रिसाले में पब्लिश करे, किसी अखबार में पब्लिश करे, और ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया को यूटिलाइज किया जाए, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह से वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाकर, ओरिएंटेशन देकर के भी साइंटिफिक कम्युनिटी को उन रिजल्ट्स से आगाह किया जा सकता है। इसको हम रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये भी उतना ही अहम है जितना बाकी स्टेप्स अहम हैं। जब तमाम स्टेप्स को फॉलो कर लिया गया, जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया, जब नतीजा अखज़ कर लिया गया, तो ये बहुत अहम है कि इस नतीजे को साइंटिफिक कम्युनिटी तक पहुंचाया जाए, साइंटिफिक कम्युनिटी को इससे आगाह किया जाए, और उसके नतीजे में ये मालूमात में इजाफे का बायस बन सके, इंसानियत की फलाह बहबूद में इस्तेमाल हो सके, कुदरत को समझने में मददगार साबित हो सके। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। आज हमने डिस्कस किया एक्सपेरिमेंटेशन को, हमने डिस्कस किया समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स को, हमने डिस्कस किया रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स को। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एक्सपेरिमेंटेशन पे डिटेल नोट लिखिए। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फर्क वाज़ेह कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट से क्या मुराद है। इसी तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि दोनों में फर्क वाज़ेह कीजिए, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में बुनियादी फर्क क्या है, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट से क्या मुराद है, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट किसे कहते हैं। आपने इन तमाम पहलुओं को जहन में रखना है, याद करना है, समझ लेना है, नोटबुक पे नोट डाउन करना है। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर समझने के बाद याद करने के लिए आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और अपनी नोटबुक पे नोट डाउन भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।